हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो उत्तराखंड सहायक लेखाकार जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए यह हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और व्यावसायिक जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है इसके अंतर्गत हमारी यह क्लास जो है, यह वाली क्लास जो है इसकी प्रश्न नंबर 46 तक प्रश्नों की हो चुकी है। व्यावसायिक संगठन की प्रश्न नंबर 47 से हम प्रश्नों को देखेंगे। सभी क्लासें प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। टेलीग्राम चैनल से आप जोड़ सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम यहाँ पर प्रश्नों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में देखेंगे, लेकिन मैं समय कम लगे इसलिए केवल इन्हें हिंदी में ही पढ़ूंगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे उसे देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर मॉडल पेपर भी अपलोड होगा एक, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आज ही वो अपलोड होगा, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक लोकतांत्रिक संगठन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समिति। ठीक है, कमेटी या समिति सर्वाधिक लोकतांत्रिक संगठन है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पर अन्य ऑप्शंस को नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ज़रूर अन्य ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा क्योंकि ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब छोटी सी इस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस प्रश्न के बारे में ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन छोटी जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं, सुन ले एक बार। आप उसको ज़रूर माइंड याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम का समय कम बचा हुआ है। समिति संगठन व्यक्तियों का समूह है जिन्हें कुछ प्रशासनिक कार्य सौंपे जाते हैं। वे उन पर स्वतंत्र विचार विमर्श करने के बाद सामूहिक निर्णय लेते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र विचार करने के बाद सामूहिक निर्णय लेते हैं। तो अतः समिति संगठन सर्वाधिक लोकप्रिय क्या है? यहाँ पर सर्वाधिक लोकप्रिय संगठन होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 48 इस तरीके से है। देखिए, एक संगठन में परिवर्तन का विरोध किस कारण उत्पन्न हो सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनिश्चितता के कारण हो सकता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एक संगठन में परिवर्तन का विरोध अनिश्चितता के कारण होता है। परिवर्तन का परिणाम बच्चों अनुकूल या प्रतिकूल हो, इस बात की अनिश्चितता को लेकर विरोध होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 है हमारा। प्रश्न नंबर 49 हमारा इस तरीके से है, मछली पकड़ना वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, निष्कर्षण उद्योग में वर्गीकृत। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, निष्कर्षण। ठीक है, निष्कर्षण ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, निष्कर्षण उद्योग में। इसके अंतर्गत ऐसे उद्योग आते हैं बच्चों, निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत, जिनका संबंध भूमि, जल तथा वायु जैसे प्राकृतिक स्रोतों से पदार्थों के निष्कर्षण से होता है, जैसे लोहा, कोयला, तांबा, गैस, तेल, मछली पकड़ना, शिकार करना आदि। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रश्न नंबर 50 इस तरीके से है, जिस संगठन में अधिकार सत्ता एक सीधी रेखा के रूप में प्रवाहित होती है उसे कहते हैं क्या? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सैनिक संगठन कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसकी एक छोटी सी हम चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। ठीक है, जिस संगठन में अधिकार सत्ता एक सीधी रेखा के रूप में प्रवाहित होती है उसे सैनिक संगठन कहते हैं। कभी भी ध्यान रखिएगा, यह संगठन का सबसे प्राचीन और सरल रूप है। इसमें कई नामों से जाना जाता है, जैसे रेखा संगठन बच्चों, विभागीय संगठन या लंबवत संगठन, ये इसके नाम होते हैं। संगठन के इस प्रारूप में क्या होता है? आदेश ऊपर से नीचे की ओर एवं रेखा एक रेखा में चलते हैं। प्रार्थना व निवेदन जो होते हैं, आग्रह जो होते हैं, वो नीचे से ऊपर की ओर को पहुँचाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 क्या हो जाएगा? आदेश की एकता का उल्लंघन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्रियात्मक संगठन में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्रियात्मक संगठन क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। संगठन के इस प्रारूप का प्रतिपादन F.W. टेलर ने किया था। ध्यान रखिएगा, इस संगठन को क्रियात्मक फोरमैनशिप भी कहते हैं। इसे बहुत महत्वपूर्ण है। रेखा एवं कर्मचारी संगठन में स्टाफ का कार्य केवल परामर्श देना होता है, परंतु संगठन के इस प्रारूप में क्या होता है बच्चों? स्टाफ रेखा के अधिकारियों को केवल परामर्श ही नहीं देता, बल्कि उनके अधीन कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से आदेश और निर्देश भी देते हैं। अतः इस संगठन के प्रारूप में आदेश की एकता का खंडन होता है। आदेश की एकता के सिद्धांत इस तथ्य को स्थापित करता है कि एक अधीनस्थ या अधीनस्थों के एक समूह को आदेश देने वाला व्यक्ति एक ही है, ताकि भ्रम की स्थिति क्या हो बच्चों को उत्पन्न होने से रोका जाए। रेखाधिकारी द्वारा निर्देश इसी सिद्धांत का अनुगमन है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 52 है हमारा, संगठन का सबसे पुराना रूप है क्या? तो ऑप्शन ए रेखी संगठन सबसे पुराना रूप है। देखिए बार बार यह हम पिछली क्लास में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन सबसे पुराना रूप है। यह संगठन का सबसे पुराना या प्राचीन रूप तो है ही, सरल रूप भी है। इस संगठन को कई नामों से पुकारा जाता है बच्चों, हम अभी चर्चा कर चुके हैं, जैसे सैनिक, विभागीय संगठन, लंबवत संगठन आदि। संगठन इस प्रारूप में अधिकार एक सीधी रेखा में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तथा उत्तरदायित्व तो क्या नीचे से ऊपर की ओर एक सीधी रेखा में फ्लो होता है, प्रवाह होता है। इस प्रकार अधिकारियों एवं उत्तरदायित्वों का प्रवाह एक निश्चित एवं सीधी रेखा में होता है, इस कारण इसे रेखा संगठन कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हम देखिए काफ़ी बड़ा सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 53। देखिए इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपने पढ़ लिया होगा, रोक करके देख लीजिएगा सभी ऑप्शंस को। अब देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं एक बार इसे पढ़ दे रहा हूँ। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के लिए निम्न दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 संगठन का प्रकार, सूची 2 महत्वपूर्ण लक्षण। तो यहाँ पर देखिए इसका सही मिलान क्या हो जाएगा? अगर हम इसका मिलान करें तो एकल व्यापारी के क्या होते हैं? एकल व्यापारी असीमित दायित्व, महत्वपूर्ण लक्षण असीमित दायित्व होता है, तो ऑप्शन ए इसका ए का क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। साझेदारी जो है, साझेदारी का क्या होता है? संविदात्मक संबंध होता है, ठीक है, 3 हो जाएगा। सहकारिताएं जो होती हैं इनका क्या होता है? कमज़ोर वर्गों की बेहतरी, कभी भी सहकारिताएं इसीलिए होती हैं। सार्वजनिक समिति कंपनी जो होती है इसका क्या होता है? सार्वजनिक जोखिम, इसका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इनको मिलाएं तो इसका राइट कूट क्या बन जाएगा बच्चों? जो इसका सही कूट है क्या हो जाएगा? इसका सही कूट क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 4 3 2 1, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा इस तरीके से है, मिनिमम नंबर, चलिए हिंदी में पढ़ते हैं इसको। एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए सदस्यों की आवश्यक न्यूनतम संख्या है क्या? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 10 है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सहकारी संगठन स्वेच्छा से संगठित हुए ऐसे व्यक्ति की क्रिया है जो कि उपभोक्ताओं अथवा उत्पादकों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित किया जाता है। ऐसे संगठन का मुख्य उद्देश्य सेवा करना होता है, न कि अधिकतम लाभ कमाना मात्र। भारत में सहकारी संगठनों का नियमन एवं नियंत्रण भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अनुसार होता है, इसको ध्यान रखिएगा। सहकारी संगठन में कम से कम 10 वयस्क सदस्य होने चाहिए, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 55 है हमारा, संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता का दायित्व होता है क्या? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, असीमित होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय से आशय क्या है? व्यावसायिक संगठन के ऐसे रूप से होता है जिसके अंतर्गत एक हिंदू परिवार के सभी सदस्य मिलकर परिवार के मुखिया कर्ता के नियंत्रण एवं निर्देशन में व्यापार करते हैं। यह व्यवसाय हिंदू लॉ से शामिल होता है बच्चों, क्योंकि परिवार का कर्ता ही व्यवसाय का प्रबंधन नियंत्रण करता है, अतः उसका दायित्व क्या हो जाता है? असीमित हो जाता है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 56 है। देखिए प्रश्न नंबर 56 है, एक व्यावसायिक इकाई में निर्णय वृक्ष, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संगठनात्मक प्रभावशीलता बढ़ाता है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यावसायिक इकाई में निर्णय वृक्ष संगठनात्मक प्रभावशीलता को बढ़ाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 57 इस तरीके से है, वह संगठन देखिए वह संगठन जिसमें अधिकार विभिन्न स्तरों द्वारा ऊपर के से नीचे की ओर प्रवाहित होता है कहलाता है क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रेखा संगठन, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यह संगठन का सबसे प्राचीन एवं सरल रूप है, मैं बता चुका हूँ आपको। इस प्रारूप में अधिकार एक सीधी रेखा में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तथा उत्तरदायित्व का नीचे से ऊपर की ओर एक सीधी रेखा में प्रवाह होता है। इस प्रकार अधिकारों एवं उत्तरदायित्व का प्रवाह एक निश्चित एवं सीधी रेखा में होता है, इस कारण इसे रेखा संगठन कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 है हमारा, बाटा शू दुकान है एक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी श्रृंखलाबद्ध स्टोर है, चेन स्टोर है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 59 ये है, देखिए प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवसायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लाभ का सिद्धांत, ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट या लाभ का सिद्धांत, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लाभ का सिद्धांत व्यवसायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 60 है हमारा,
जर्मनी मातृभूमि है किसकी? वैज्ञानिक उद्योग विवेकीकरण या विवेकीकरण वैज्ञानिक प्रबंध संयोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विवेकीकरण। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी विवेकीकरण प्रक्रिया की मातृभूमि है क्योंकि इसका सूत्रपात यहीं से हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 61 है बच्चों। फिश कल्चर को इस प्रकार वर्गीकृत करना चाहिए। फिश कल्चर को इस प्रकार वर्गीकृत करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जनांकिकी उद्योग। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फिश कल्चर जनांकी उद्योग के अंतर्गत शामिल होता है। मुर्गी पालन भी इसी में शामिल किया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 62, एक संगठन में उत्तरदायित्व निहित होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रेखाधिकारी में होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हमने इस प्रश्न से संबंधित समझे हैं। संगठन में अंतिम उत्तरदायित्व किसका होता है? रेखाधिकारी में निहित है। रेखाधिकारी अपने क्या करता है? अधिकार का हस्तांतरण कर सकता है परंतु उत्तरदायित्व का नहीं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 63 देखते हैं। तो इसमें हम जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित प्रश्नों को इससे आगे को हम अब देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये है प्रश्न। तो 63, प्रत्येक के लिए सभी और सभी के लिए प्रत्येक, यह कथन किस पर लागू होता है? तो आप इसके ऑप्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सीधे इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई, व्यापार का सहकारी रूप, कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस। ऑप्शन व्यापार का सहकारी रूप, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रश्न था हमारा, प्रत्येक के लिए सभी और सभी के लिए प्रत्येक, यह कथन किस पर लागू होता है? तो प्रत्येक यह कथन सहकारी रूप के व्यापार के लिए लागू होता है। सहकारी समूह वह होता है जहां पर सदस्य अपनी सहमति से समूह में शामिल होते हैं तथा अंशदान करते हैं। ऐसे में जो भी कोष इकट्ठा होता है बच्चों, उसमें सभी का बराबर का हिस्सा होता है। सहकारी व्यवसाय में सहकारी संस्था की संपत्ति पर सभी को बराबर का अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया यह प्रत्येक के लिए सभी तथा सभी के लिए प्रत्येक है। ठीक है, संस्था में प्रस्तावों पर अंशदान की मात्रा से इतर सभी को समान वोटिंग अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हम देखते हैं 64। देखिए प्रश्न नंबर 64 हमारा है, टेलर की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किस वर्ष में प्रकाशित हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी 1911 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन बी इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो FW टेलर थे, जिन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है, उन्होंने 1911 में एक पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने क्या बताया था? प्रबंध में 4 से वैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करने की बात कही थी। वैज्ञानिक सिद्धांत कौन कौन से हैं? चलिए आप याद कर लीजिएगा, मैं उन्हें आपको एक बार बता देता हूँ। पहला क्या है? वैज्ञानिक पद्धति, न कि अंगूठा टेक नियम। ठीक है, दूसरा है समन्वय, तीसरा है सहयोग, चौथा है वैज्ञानिक चयन और शैक्षणिक रूप प्रशिक्षित कर्मचारी। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 65। उद्देश्य द्वारा प्रबंध मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO -- द्वारा विकसित किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा PF ड्रकर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा PF ड्रकर द्वारा। इस प्रश्न को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। उद्देश्य द्वारा प्रबंध का सिद्धांत पीटर F ड्रकर, जो ड्रकर भी कहते हैं, द्वारा दिया गया था। पीटर F ड्रकर ने इस सिद्धांत में बताया कि प्रबंधकों के संस्था के उद्देश्यों को संस्था के सभी कर्मचारियों की सहभागिता के आधार पर निर्धारित करना चाहिए तथा उन उद्देश्यों को कर्मचारियों को भली भांति समझ लेना चाहिए, जिससे संस्था का संपूर्ण तौर पर केवल एक ही उद्देश्य होता है। जब संस्था के सभी कर्मचारी केवल संस्था के एक ही उद्देश्य को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं तो उद्देश्य अवश्य प्राप्त होते हैं। यहाँ व्यक्तिगत उद्देश्यों का कोई स्थान नहीं होता। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 67 है हमारा। देखिए, निम्नलिखित में से एक को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई FW टेलर। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रबंध में वैज्ञानिक जो प्रबंध है, जिसको में क्या होता है? वैज्ञानिक प्रबंध का जनक अथवा पिता FW टेलर को कहा जाता है, हमने पढ़ा था। इनका पूरा नाम क्या था? फेडरिक विंस्लो टेलर था, ऐसे ही कुछ था, फेडरिक विंस्लो टेलर।
यह एक अमेरिकी इंजीनियर थे बच्चों। इनका जन्म 20 मार्च 1956 में फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया अमेरिका में हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने उत्पादन पर अधिक जोर दिया, जिसके लिए उन्होंने कर्मचारियों पर तथा उनकी उत्पादकता पर विशेष ध्यान दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 67 है हमारा। नौकरशाही का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मैक्स वेबर ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नौकरशाही का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार नौकरशाही किसी भी संगठन के व्यवस्थित गठन का आधार है और इसे दक्षता और आर्थिक प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, यह प्रबंध और उसके प्रशासन के लिए एक आदर्श मॉडल है जो किसी संगठन की शक्ति संरचना को ध्यान में रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों आप देखते हैं इस क्लास का आखिरी प्रश्न। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करते हैं, आज मॉडल पेपर भी आएगा, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंध का एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई सुविधाजनक दायित्व। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुविधाजनक दायित्व। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता F.W. टेलर थे। हम जानते हैं इन्होंने हमेशा संस्था में उत्पादन बढ़ने पर जोर दिया। इनके सिद्धांत भी संस्था की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ही थे। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध जो होता है, तो जो वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्यों में उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार तथा नियंत्रण, लागत में कटौती तथा मजदूरों में प्रोत्साहन, मजदूरी लागत करना लागू करना रहा है। कभी भी यह स्पष्ट है कि वैज्ञानिक प्रबंध उत्पाद तथा उत्पादन पर केंद्रित रहा है। ठीक है, इसमें दायित्वों के कुशलतापूर्वक एवं समयबद्ध निर्वहन सुनिश्चित किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, कुशलतापूर्वक एवं समयबद्ध निर्वहन सुनिश्चित किया जाता है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।